Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. Today I am going to teach you हिंदी अनुगुंज भाग 8। चैप्टर है 6 नंबर पानी और पुल। ओपन योर बुक। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी पानी और पुल। यह कहानी जो है जिसके लेखक हैं महिप सिंह। पानी और पुल के लेखक हैं महिप सिंह। इन्हीं का यह बायोग्राफी है, यात्रा वृत्तांत है, ये कहानी है पानी और पुल। पहले शब्दार्थ को देखते हैं इस पाठ में, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। एक बारगी, एक माने एक, बारगी का मतलब होता है बार। एक बारगी का मतलब होता है एक बार। बेगाना, बेगाना का अर्थ होता है पराया। बिगाना, बिगाना का अर्थ होता है हटना या हटाना। अल्हड़, अल्हड़ का अर्थ होता है चंचल। खिसियाहट, खिसियाहट का अर्थ होता है झेप। निरवता, निरवता का अर्थ होता है शांति। फिर देखते हैं कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है शोर। आश्वस्त, आश्वस्त का अर्थ होता है संतुष्ट। हक्का बक्का, इसका अर्थ हक्का बक्का होना मतलब हैरान होना। हक्का बक्का का अर्थ हुआ हैरान। परजाई, परजाई पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भाभी। उम्र दराज, उम्र दराज का अर्थ होता है लंबी उम्र। अविरल, अविरल का अर्थ होता है निरंतर या लगातार। तो हुआ शब्दार्थ। कवि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन का इसमें कुछ वर्णन किया है। कवि ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन अस्वाभाविक था। आम जनता ने ये विभाजन कभी नहीं चाहा। विभाजन से पूर्व हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की जो भावना थी वह अच्छी थी और हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के साथी थे। किंतु विभाजन के बाद जब 1947 में हमारा देश भारत दो भागों में बटा, एक हिंदुस्तान दूसरा पाकिस्तान, तो विभाजन के बाद हिंदुओं और मुसलमानों में दूरियां बढ़ने लगी। सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। किंतु किसी के लिए भी अपना गांव, अपनी भूमि और अपने लोगों का मोह कभी नहीं छूटा है और ना छूटेगा, यह स्वाभाविक है। प्रेरक मूल्य में देखेंगे करुणा, प्रेम और आत्मीयता का भाव जो है सर्वोपरि है। ठीक है। जाति और धर्म के नाम पर किसी को नहीं बांटा जा सकता। करुणा, प्रेम और आत्मीयता के भाव सर्वोपरि है, लेखक ने इस पाठ में बताया है। यानी देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो नारा था पहले का कि आपस में है भाई भाई। हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। क्या जाएगा साथ में, सोचिए। हम यहाँ आए हैं, खैर अपना अपना धर्म मानते हैं, कोई बात नहीं है। सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी है। हम काहे किसी के धर्म में इंटरफेयर करेंगे, नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम अपना खाएंगे, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, देश को मजबूत बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए, इकबाल ने गाया था, एक गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इकबाल जो मुसलमान था वह कहा करता था
कि सारे जहाँ से अच्छा, यानी विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों से हमारा देश जो है अच्छा है। हिंदुस्तान हमारा, यानी सभी देशों से हमारा देश अच्छा है। हम बुलबुले हैं इसकी, बुलबुले मतलब संतान, हम इस देश के संतान हैं। ये गुलसिता हमारा, गुलसिता यानी चमन जो है ये देश ये हमारा है। वह इकबाल जो मुसलमान था कितना प्रेम से यहाँ रह करके लोगों में आपसी प्रेम बढ़ा करके अपनी आवाज़ बुलंद किया। और वही इकबाल जब 1947 में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो वह मोहम्मद अली जिन्ना का सपोर्टर बन गया। क्यों? क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन के समय दूरियां बढ़ गई। हिंदू मुस्लिम के प्यासे हो खून के प्यासे बने और मुस्लिम हिंदुओं के खून के प्यासे बने। ये अच्छी बात नहीं है। हम क्या लेकर आए हैं क्या लेकर जाएंगे, जो भी कुछ कर रहे हैं यहीं छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए आपसी भाईचारा की भावना बना करके रहना चाहिए। ये सब बेकार है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये जितने भी लोग हैं नेता लोग ये क्या करते हैं, अपने वोट बैंक के खातिर कभी हिंदुओं का साथ देते हैं तो कभी मुसलमानों का साथ देते हैं। अंग्रेजों की नीति है डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, यही नेता लोग है। लेकिन यहाँ के लोग क्या हैं जी, उतना शिक्षित नहीं है, अशिक्षित हैं। ठीक है ना, जितना शिक्षित होना चाहिए। अगर शिक्षित हैं, विद्वान हैं, सब तरह से समझते हैं तो कदापि एक दूसरे के प्रति ऐसा जहर नहीं घोलना चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलत रास्ता भटक गया है तो उसको प्रेम से समझाइए, प्रेम से उसको बांध सकते हैं आप, घृणा से नहीं। ठीक है ना। तो आइए इस पाठ में आज शुरू करते हैं। पानी और पुल किताब में देखिए लेखक लिख रहा है, लेखक अपने माँ के साथ यात्रा कर रहा है और उसी का यह कहानी है। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। एक बारगी, बारगी का मतलब रखा है ना एक बार, यानी गाड़ी, जिस गाड़ी से लेखक सफ़र कर रहा था वह गाड़ी जब लाहौर स्टेशन छोड़ी तो लेखक का मन कांप गया। लेखक कह रहा है कि अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहाँ 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी जिसमें लाखों लोग जल गए थे। वहीं मैंने बताया था हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में लाखों पर जलने के निशान आज भी बने हुए हैं। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंपे जा रहे हैं। लेखक बता रहा है कि उस गाड़ी में लगभग 300 यात्री थे। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या हमसे काफ़ी थी। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे सब। अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना नहीं थी, किंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठेगा यह किसी को पता नहीं है। मनुष्य के अंदर जो पशुता की भावना है वह कब जाग उठेगी, कब वह क्या कर देगा, ये कोई नहीं जानता। यही सोचते सोचते लेखक ने अपनी माँ की ओर देखा। हथेली पर उसकी माँ जो थी, लेखक की माँ, हथेली पर मुंह टिकाए कोहनी को खिड़की के सहारे दिए निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। ट्रेन चल रही थी और लेखक की माँ खिड़की से बाहर देख रही थी। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा, उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। माँ को देखने के बाद लेखक ने जब दूसरे यात्री को देखा तो देखा कि उस व्यक्ति के मुंह पर भी उदासी छाई हुई है। समझ में नहीं आ रहा था एकाएक ऐसी उदासी क्यों छा गई। लेखक सोच रहा है कि क्यों उदासी आ गई एक बार। तुम्हें तो यह रास्ता अच्छी तरह याद होगा माँ। मतलब लेखक कहता है कि मैंने अपने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा, सैकड़ों बार आना जाना होगा तुम्हारा। माँ कहती है मुस्कुराते हुए, मुझे तो इस रास्ते के एक एक स्टेशन याद है, पर आज यह कितना बेगाना सा लगता है। लेखक की माँ कह रही है कि इस रास्ते का एक एक स्टेशन मुझे याद है, एक एक रास्ता याद है, लेकिन पता नहीं आज ये बहुत सा बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसे ही अपने गांव सराई जाती थी। लेखक की माँ का गांव का नाम था सराई। क्या नाम था? सराई। माँ की आंखों में 14 साल पहले की घटना
तरल हो आई, मतलब याद आ गई। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में जमा दिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। लेखक बता रहे हैं, उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था और सभी ने उसका विरोध भी किया। जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हो। कहीं भी कोई आग लगी हो, किसी तरह की दंगा हुआ हो, कोई अपने मारे गए हों, तो उस जगह पर जाने में डर भी लगता है। और यह सचमुच आग में कूदने जैसा था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ जो अपने निश्चय पर डटी हुई है, कोई उसको डिगा नहीं सकता। बात समझ आ रही ना? उन्होंने बाकी सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे आपस आ गई। कितने दिन में? 20-22 दिन में। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। मतलब कहीं भी जाया जाता है तो उसको बुक करा दिया जाता है, पार्सल। साथ में वे अपना पुराना चरखा और दही मथने भी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। क्या लग गई? आग लग गई। दंगा हो गया। घर 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 के घर, गांव के गांव, शहर के शहर उस आग में जलने लगी। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है। ऐसे भीषण आग लगी। उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर ना जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा गांव था। लेखक कह रहा है कि हम लोग भूल गए कि उस गहरी खाई के उस पार गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। कौन सी नदी बह रही थी? झेलम, ठीक है ना? और झेलम नदी ऐसे बह रही थी जैसे ऐसा लग रहा था कि जिस तरह अल्हड़ लड़की जो है उछलती कूदती जाती है, वैसे ही झेलम नदी बह रही थी। आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजरकर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया लग रहा है। लेखक ने कहा। किसने कहा? लेखक ने। जो कल अपना लग रहा था, आज लेखक जा रहा था तो उसको पराया सा लग रहा था। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। ट्रेन के यात्रा के समय डब्बे में जो बैठा हुआ था लेखक, वह किताब का पन्ना उलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? कहाँ रुकेगी? सराय स्टेशन पर। मैंने कुछ सोच फिर कहा, हाँ शायद रुके, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे, पता कैसे चलेगा? स्टेशन कब आग निकल जाएगा? और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ? कह रहा है लेखक कि अब वहाँ पर क्या है अपना? माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई, मतलब नाराजगी। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था? मेरी बात से माँ को चोट पहुँची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। मतलब फिर लेखक जो किताब पढ़ रहा था उस किताब को पढ़ने लगा। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी थे, वो साथी। दूर के मामा मतलब कोई नाता खोता के। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में खर्राटे भरने लगे, मतलब सो गहरी नींद आ गई। मैं भी एक ओर लुढ़क गया, लेकिन माँ वैसी की वैसी बैठी रही। वो कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंखें खुली तो देखा। क्या देखा? माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई है, मतलब बिना पलक झपाए वह कुछ देख रही थी। घड़ी देखी, 10:30 बज गए। मैंने कहा, माँ तुम लेट जाओ। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अर्धलेटी सी फिर हो गई। मैंने उस अर्ध मुद्रा में अवस्था में स्वप्न देखा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में कुछ घबराहट अनुभव हुआ। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकोर रही थी। अजीब से घबराहट और उत्तेजना से उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी जो थी छोटे स्टेशन पर रुकी हुई थी। प्लेटफार्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा वहाँ पर कोलाहल छाया हुआ था। एक बार मेरा रोया रोया कांप गया। क्यों? क्योंकि 14 साल पहले अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बन करके कौंध गई। क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई थी जो उसकी माँ ने उसको सुनाई थी और वैसा ही कोलाहल सुनाई दे रहा था। इससे उसका चेहरा जो है, चेहरे पर घबराहट आ गई। जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया था।
गाड़ी रुकी थी लोगों ने और गाजर मिलकर लोगों को हत्या कर दी गई थी, काट दिया गया था। मामा जी भी जा कर के मेरा कंधा को हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज़ आई, उस भीड़ में कोई चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने पूछा यह कौन सा स्टेशन है? माँ ने पूछा कौन सा स्टेशन है? माँ ने कहा सराई, अपने गांव का स्टेशन। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? मैंने माँ की ओर देखा, उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। ठीक है ना? आश्वस्त का मतलब क्या होता है बताया था मैंने। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। पूछे इनसे क्या बात है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? अरे इस गाड़ी में कोई सराय का है? पास से जाते हुए एक आदमी ने बुलाकर मैंने पूछा क्या बात है जी, आप में कोई इस गांव का है? हाँ हम हैं इस गांव के। माँ ने आकर आगे बोली, तुम सराय की हो? उस आदमी ने जोर से पूछा। मेरी माँ ने जवाब दी, हाँ मैं सराय की हूँ। माँ के इतना कहते हैं स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने, जहाँ हम लोग बैठे हुए थे रेल में, उस डिब्बे के सामने आकर के जमा हो गए, मतलब इकट्ठा हो गए। फिर कई आवाज़ें एक साथ आई, तुम सराय की हो? हाँ जी हम सराय के हैं, माँ ने जोर देकर कहा। इसी गांव के, मतलब जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी, जो स्टेशन था उस सराय का था। तुम किसके घर की हो? तो मैंने जवाब दिया, लेखक ने जवाब दिया, सरदार मुला सिंह, ये मेरी माँ हैं। तब वो लोग बोले, अरे तुम मुला सिंह के बेटे हो? कोई लोग एक साथ चिल्लाए, अरे तुम मुला सिंह के बेटे हो? अरे तुम मुला सिंह की बीबी हो, रबैल सिंह की भाभी? कैसे हैं साहब? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। श्रद्धा से लोग हमारे संबंधियों के कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पुतलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। पुतली में कुछ रखे हुए थे खाने पीने के सामान, वह पूछ रहे थे और लोग उसको थमा रहे थे। उस पोटली में क्या थे? उस पोटली में थे बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बधे हुए थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। देखते देखते हमारी बर्थ कपड़ों की छोटी सी पोटलियों से भर गई। बर्थ का मतलब रेलगाड़ी के अंदर जो डब्बा, रेलगाड़ी के डिब्बे के अंदर जो सीट होता है, जहाँ बैठा जाता है, उसको हम बर्थ कहते हैं। तो बर्थ पोटलियों से भर गई। जो भी लोग लाए थे पोटली में सामान, सब दे रहे थे। मैं हक्का बक्का सा यह सब देख रहा था। हक्का बक्का, हक्का बक्का का मतलब क्या हुआ? हैरान होकर के कि लोग मुझे क्यों दे रहे हैं। माँ अपने सिर पर कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उसके होठ फड़फड़ा रहे थे, मतलब कांप रहे थे। मुंह से निकला कुछ भी नहीं रहा था। लगता था आंखें अभी चुप पड़ेगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। वहीं पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट जेब से सिट्टी निकाली, मतलब कि गाड़ी को बढ़ाने के लिए, संकेत देने के लिए गार्ड ने सिट्टी निकाली। मैंने देखा कि 3-4 आदमी जो है उस गार्ड को पकड़ लिए। ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दे गाड़ी को, देखता नहीं ये बीबी इसी गांव की है। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़ करके गार्ड का हाथ नीचे कर दिया। परजाई, सरदार जी कैसे हैं? पंजाबी भाषा में परजाई का अर्थ होता है भाभी। परजाई का मतलब भाभी होता है। तो पूछ रहा है, परजाई जी सरदार जी कैसे हैं, उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब का दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया, मतलब ऐसे घूंघट। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे, मतलब मर गए। क्या? मुल्ला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? अब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ था, कैसे मर गए। मेरी माँ चुप रही। तो मैंने जवाब दिया, यानी लेखक ने जवाब दिया, उनके पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन अचानक फूट गई और दूसरे दिन पूरे हो गए। अपेंडिक्स समझते हैं ना? पेट में अपेंडिक्स होता है, जो फूट जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है, तो इसी को रसौली कहते हैं। ओह, अब लोग कह रहा है वहाँ के बड़े नेक बंदे थे। नेक मतलब अच्छे, बड़े अच्छे बंदे थे। खुद उन्हें अपनी दरगाह में जगह दे। खुदा जो है मतलब ईश्वर, जैसे मुसलमान भाई ईश्वर को खुदा कहते हैं,
तो वह अपने दरगाह में जगह दें। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। फिर लोग पूछ रहा है, अरे परजाई तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहे गुरु की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने कहा, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। उम्र दराज मतलब लंबी उम्र दे। कई आवाज़ें एक साथ आई। परजाई मतलब भाभी, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा, और कितनों ने दोहराया, परजाई तुम लोग वापस आ जाओ। प्लेटफार्म पर खड़ी कितनी आवाज़ें एक साथ बोली? क्या आवाज़ बोली? वापस आ जाओ। जितने भी लोग थे वहाँ पर खड़े सब कह रहे थे वापस आ जाओ। मैंने सुना और मेरे पीछे खड़े मामा जी कूदते हुए कह रहे थे, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार के यहाँ से निकाल दिया, अब कहता है वापस आओ। ठीक है ना, पहले लोग वहाँ मार मार कर इन लोगों को हटा दिया था, अब कहते हैं वापस आ जाओ। प्लेटफार्म पर खड़े लोगों ने अपनी बात नहीं सुनी। वे कहे जा रहे थे, परजाई तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोली, परजाई कब आओगे? अपने गांव तो तुम्हें याद आता है, परजाई वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ नहीं निकला। वे सिर पर कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े खड़ी जा रही थी। दूर खड़ा गार्ड ने, जो दूर वहाँ खड़ा था गार्ड, वह क्या किया? वह यही किया कि गाड़ी को हरी लालटेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था, मतलब गाड़ी अब खुलने वाली थी। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी धक धक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा परजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम, रवेल सिंह को हमारा सलाम बोल देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे, मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेजी से बढ़ गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले, हाथ जोड़े थे। भीड़ ने लोगों को वहाँ खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन से बाहर निकल आई तो मैंने बर्थ से पुटलियाँ हटा करके एक की ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनको की ओर देखा। माँ की आंखों में आंसुओं का अविरल धारा। अविरल का मतलब मैंने बताया था, अविरल, अविरल का अर्थ होता है अविरल धारा। आंसुओं की अविरल धारा मतलब लगातार, निरंतर। अविरल धारा जो थी बह रही थी, वही बार बार दुपट्टे से आंखें पोछी जा रही थी, पर टूटे हुए बांध का पानी जो है, बांध का पानी बहता जा रहा था। हमारी गाड़ी झेलम के पुल पर आ गई। झेलम नदी है। रात्रि कुछ निरवता में, मतलब सुनसान में, खंडहर की तेज आवाज़ आ रही थी। मैं खिड़की से झांक कर झेलम का पुल देखने लगा। कौन सा पुल? झेलम नदी का पुल। मैंने सुना था झेलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे के बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में देख रहा था और मेरी दृष्टि नीचे की ओर जा रही थी, जहाँ धूप अंधेरा था। धूप अंधेरा मतलब गहरी अंधेरा थी, पर मैं जानता था वहाँ क्या है? पानी। झेलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे बह रहा था। पत्थर और लोहे के पुल से बना हुआ पानी बह रहा था। कौन सा पुल था वह? नहीं सॉरी, कौन सी नदी थी वह बह रही थी? झेलम नदी थी। ठीक है, तो आपको इस पाठ में बताया गया। फिर हम कल मिलेंगे 7वां पाठ लेकर के, उसको आप पढ़िएगा। 7वें पाठ का नाम है नेता नहीं नागरिक चाहिए। ये पाठ पढ़ करके आइएगा, फिर हम आपको कल मिलेंगे। ठीक है, और 7 और 8 चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम होने वाली है, उस पर भी पूरा आप रिविज़न कीजिए ध्यान से, और सभी पाठों के एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। ठीक है ना? फिर हम आपको कल मिलेंगे। धन्यवाद।